अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे मैथ्स का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। दिनेश फ्रेंच में 80 में से 68 अंक, अंग्रेजी में 100 में से 78 अंक, स्पेनिश में 70 में से 48 अंक और जापानी में 50 में से 28 अंक प्राप्त किए हैं। उसके द्वारा प्राप्त अंकों का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे कि फ्रेंच में 80 में से 68 अंक। कहने का मतलब क्या है, फ्रेंच में 80 जो है हमारा, वो फ्रेंच का 100% नंबर हो गया और उसमें से प्राप्त कितना कर रहा, 68 नंबर। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, चूँकि यहाँ 80 में 68 प्राप्त किया, यहाँ 100 में 78 अंक प्राप्त हुए, यहाँ 70 में से 48 अंक और यहाँ जापानी में 50 में से 28 अंक प्राप्त किए। अब हम लोग क्या करते हैं, जब इसका परसेंटेज हम लोग को निकालने के लिए बोला गया, उसके द्वारा प्राप्त अंकों का कुल प्रतिशत, सबसे पहले हम टोटल जो ऑब्टेन्ड नंबर है, जो नंबर प्राप्त हुआ, उनको एक साथ ऐड कर लेते हैं। उसको हम लोग एक साथ ऐड करेंगे। 68 प्लस 78 प्लस 48 प्लस 28 बाय फ्रेंच में 80, अंग्रेजी में 100, स्पेनिश में 70 और जापानी में 50 अंक टोटल नंबर है। और जब हम ये सारे डिजिट को ऐड करेंगे, टोटल ऑब्टेन नंबर कितना आ जाएगा, 222 और टोटल मार्क्स जिसका एग्ज़ाम दिया उन्होंने, उसका क्या हो जाएगा, 300। अब मेरे पास डाटा आ गया है, टोटल ऑब्टेन हो गया 222 बाय 300। चूँकि हमसे पूछा है यहाँ पर अंकों का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब हम लोग को प्रतिशत पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत निकाल के बताएंगे। इसको प्रतिशत में लाने के लिए क्या करना होता है कि इसको 100 से हम लोग गुना कर देते हैं। 00 कैंसिल होगा और बच जाएगा यहाँ पर 222/3 इक्वल टू 74%। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ेंगे। एक दुकानदार 1863 की दर से उत्पाद को बेचता और 12.5% का लाभ कमाता है। वह राशि ज्ञात करें जो उत्पाद की लागत मूल्य के आधे के बराबर हो। तो इसके लिए हमको क्या करना, सबसे पहले लागत मूल्य का पता लगाना होगा ताकि हम उसके आधे के बराबर जो अंक आएगा वो बता पाएँ। यहाँ पर क्या बोला कि दुकानदार ने 1863 की दर से उत्पाद बेचा, तो चूँकि जो विक्रय मूल्य होगा वो हो गया 1863 रुपया। चूँकि जो विक्रय मूल्य है वो है 1863 रुपया, इस दर से बेच रहा, तो हमको क्या निकालना है, यहाँ पर सबसे पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। लागत मूल्य या क्रय मूल्य, यहाँ पर दोनों एक ही मूल्य की बात हो रही है। जो आपका लागत मूल्य होता है वही क्रय मूल्य भी होता है। अब यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, 12.5% लाभ कमा रहा। 12.5% को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/8। 1/8 यहाँ ऊपर वाला जो होगा वो मेरा लाभ होगा और इसमें जो हर रूप में नीचे में आएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। इसको बोलते हैं क्रय मूल्य। चूँकि यहाँ पर जब हम ऊपर और नीचे को जोड़ते हैं तो यहाँ पर टोटल जो विक्रय मूल्य है, टोटल जो विक्रय मूल्य होगा वो क्या हो जाएगा, 9 यूनिट। टोटल विक्रय मूल्य 9 यूनिट, इसमें मेरा क्रय मूल्य जो होगा वो क्रय मूल्य कितना आएगा, 8 यूनिट। 9 यूनिट में 8 यूनिट क्रय मूल्य है, लेकिन हमको यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया हुआ है 1863, 1863 रुपया। 9 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा 1863 रुपया
इसीलिए 1 यूनिट बराबर 1863 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 207। अब यहाँ पर लिखेंगे क्रय मूल्य। चूँकि क्रय मूल्य 8 यूनिट है तो हम लोग इसको 8 इंटू 207 करेंगे और यहाँ पर मेरा आंसर आ जाएगा 1656। ठीक है, अब आंसर हमारा आ गया है 1656 रुपया। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा, लागत मूल्य के आधे का बात किया। यहाँ पर लागत मूल्य के आधे का बात जब करता है तो लागत मूल्य तो मेरा निकल गया। लागत मूल्य हम कितना निकाले हैं 1656। अब यहाँ पर क्या देखिए कि लागत मूल्य के आधे का जब बात करेगा तो लागत मूल्य जो है इसका, लागत मूल्य वो है 1656 रुपया। तो आधा जब करेंगे इसको, आधा करने के लिए हम किसी भी चीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसको 2 से भाग दे देंगे और इसका आंसर आ जाएगा हम लोग को 828। ये मेरा आंसर होगा। अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न सबसे पहले क्या कहता, 27√3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले, यानी कि यहाँ पर एक घन का बात कर रहा है जिसका कि हमको ना लंबाई दिया, ना चौड़ाई दिया, ना कुछ दिया। यहाँ पर उसका विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है। तो उस घन को पिघलाकर घनाभ बनाने पर उसकी ऊंचाई कितनी होगी। जब हम उसके घन को पिघला करके घनाभ बनाएंगे तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी। यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है और घनाभ की चौड़ाई 13.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या कहा कि एक घन को पिघलाकर घनाभ बनाना है और घनाभ का लंबाई घन की भुजा के बराबर है। हम जानते हैं कि घन का भुजा, सभी भुजाएं बराबर होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेकिन घनाभ के तीनों अलग अलग होते हैं। हमको घनाभ का आयतन और घन का आयतन दोनों बराबर दिया है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे जो घन का जो विकर्ण दिया हुआ है, हमको घन का विकर्ण जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, घन का विकर्ण 27√3 सेंटीमीटर। तो विकर्ण तो इतना दे दिया है, तो हम जानते हैं घन का विकर्ण बराबर √3a, ये फॉर्मूला होता है। इसका मान कितना दिया है 27√3। अब यहाँ से हम a निकालेंगे 27√3 बाय √3, ये √3 कैंसिल होगा, a बराबर 27 सेंटीमीटर। यानी कि घन का एक भुजा जो कि कितना है 27। तो अब घन का आयतन हम लोग निकालेंगे, तो घन का आयतन कितना होगा 1 घन का आयतन हम लोग जानते हैं, घन का आयतन का फॉर्मूला क्या है 1 1 कहने का मतलब अगर ये 27 है तो 27 इंटू 27 इंटू 27, ये मेरा आयतन निकल गया। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे बताया क्या है क्वेश्चन में कि घन का आयतन और घनाभ का आयतन दोनों बराबर रहेगा। उसी घन को हम पिघला करके घनाभ बना रहे हैं तो आयतन तो उतना ही रहेगा। तो अब क्या करेंगे, घनाभ का आयतन बराबर है घन के आयतन का, घन का आयतन। अब यहाँ पे क्या करना है, घनाभ का आयतन, घनाभ का लंबाई हमको मिल गया 27 इंटू चौड़ाई दे दिया है 13.5 गुना ऊंचाई हमको पता नहीं है, इतना बराबर 27 इंटू 27। अब मेरा यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, हम दोनों का आयतन लिख चुके हैं। अब इस 27 से इस 27 को कैंसिल कर देंगे। उसके बाद इस 13.5 से इस 27 को
2 बार में कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर h बराबर मेरा क्या निकला 54 सेंटीमीटर। अब हम लोग चलेंगे चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथे क्वेश्चन की ओर जब जाएंगे, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा, 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने में विकी और राकेश के द्वारा लगने वाले समय का अनुपात 41:37 है। उनकी गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमको समय का अनुपात दे दिया है, ये गति का अनुपात पूछ रहा। जब दूरी निश्चित करता है, सबसे पहले आप लोग ये चीज़ याद रखेंगे, जब भी कभी दूरी निश्चित रहेगा, कहने का मतलब कि हमको 5 किलोमीटर नहीं जाना है, 10 किलोमीटर नहीं जाना है, या कोई भी दूरी जो आपको एक निश्चित डिजिट में दे रहा है कि इतना किलोमीटर जाना है, तो वहाँ पर क्या होता है, समय दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समय दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समय चाल का उल्टा होगा, जितना समय लगेगा उसके अनुरूप चाल कम रहेगा। अब यहाँ पे क्या है, हमको दे दिया है कि 1000 किलोमीटर दाना। जब 1000 किलोमीटर का बात कर दिया तो 1000 किलोमीटर में मेरा दूरी फिक्स है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर चाल का अनुपात समय के अनुपात का व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब यहाँ पर हमको दिया हुआ है गति का अनुपात, गति या चाल एक ही बात होगा, गति या चाल का अनुपात 41:37 है, तो समय का अनुपात समय का अनुपात 37:41 होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 में क्या देखेंगे, 5 नंबर का सवाल साधारण ब्याज से है। साधारण ब्याज में मूलधन के रूप में बोल रहा है कि 6200 रुपये 8% वार्षिक की साधारण ब्याज दर पर निवेश किया गया। निवेश करने का मतलब होता है कि हम किसी को दिए हैं, तो 6200 रुपया 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से दिया गया। यदि 5 वर्षों बाद वह राशि निकाल ली जाती है, जहां हम निवेश किए हैं उससे 5 वर्ष बाद राशि ले लेते हैं और आधी राशि को शेयर बाजार में निवेश कर दिया जाता है। जो हम राशि टोटल लिए हैं उसमें आधी राशि को क्या करता है, शेयर बाजार में निवेश कर दिया जाता है, और शेष बची राशि जो हमारे पास आएगा वो कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब भी साधारण ब्याज का बात होगा तो हम लोग क्या करते हैं, समय और दर दोनों को गुना कर देते हैं। तो 8 वर्ष प्रति वर्ष 8% प्रति वर्ष है, और यहाँ पर 5 वर्ष है, 8 पंचे 40%। टोटल जो इंटरेस्ट आएगा वो हो गया 40%। और जो भी मूलधन होता है, मूलधन अपने आप में 100% होता है। 100 प्लस 40% टोटल हो जाएगा 140%। अब चूँकि 100% मेरा मूलधन जो था वो क्या था, 6200 रुपया। अब इसका हमको 140% सबसे पहले निकालना है। तो जब हम लोग जाते हैं 6200 रुपया का 140% निकालेंगे, तो 140% कहने का मतलब होता है 140/100। यहाँ 2 जीरो, इस 2 जीरो को कैंसिल करेगा, यहाँ बच रहा है 62 गुना 140। 62 गुना 140, तो इसको जब गुना करेंगे तो हमको क्या निकलेगा, 8680 रुपया। 8680 रुपया हमको मिला। अब क्या बोल रहा है कि इसमें से आधी राशि को शेयर बाजार में निवेश कर दिया जाता। तो जब शेयर बाजार में आधी राशि को हम निवेश करेंगे तो इसका आधा यानी कि आधा करने के लिए पिछले सवाल में बताए थे, इसको डिवाइड बाय 2 करते हैं। किसी को आधी करने है तो उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे। अब इसको अगर डिवाइड बाय 2 करते हैं तो ये मेरा कितना आ जाता है, 4340। इतना रुपीज हो गया। अब क्या है कि इतना तो हमने निवेश किया शेयर बाजार में, और बाकी मेरे पास बचा कितना, तो शेष राशि
शेष राशि क्या हो जाएगा 8680 माइनस 4340 इक्वल टू 4340 रुपया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। इसमें क्या बोल रहा, दो वृत्तों की त्रिज्या, इसकी पहली की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, दूसरी की त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो उभयनिष्ठ अनुस्पर्श स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है कि सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला कि मेरे पास दो वृत्त हैं, जिसमें से चलिए मेरे पास दो वृत्त है जिसमें से एक छोटा और एक बड़ा है। छोटे वाले का जो त्रिज्या है वो है 3.5 और इसका जो त्रिज्या है ये है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इन दोनों का जो अनुस्पर्श स्पर्श रेखा है, इन दोनों का अनुस्पर्श, इस रेखा की लंबाई हमसे पूछ रहा है, इस रेखा की लंबाई पूछ रहा है। दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी हमको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। दोनों के केंद्र के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर। तो इसमें जब हम लोग इस दूरी को निकालते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या देखेंगे, ये मेरा हो जाएगा 3.5 और इसको अगर हम लोग इस तरह से इससे मिला देते हैं तो ये भी मेरा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या होगा, हमसे क्या पूछा, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पूछ रहा। तो उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा जो होता है, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर √अंडर d² माइनस बड़ी आर प्लस छोटी आर का स्क्वायर। अब हम लोग क्या है यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दोनों सेंटर के बीच की दूरी जो दी गई है, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी जो दी गई है, हम लोग इसको बड़ी डी मानते हैं। वो मेरा दिया हुआ d बराबर 10 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की त्रिज्या जो बड़ी आर है वो दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर और छोटी वृत्त की त्रिज्या छोटी आर दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे क्या है, हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, जो फॉर्मूला अभी आपके सामने दिख रहा है। वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 का स्क्वायर माइनस बड़ी आर 4.5 प्लस छोटी आर 3.5 का होल स्क्वायर। जब हम लोग 10 का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 100 माइनस 8 का स्क्वायर। अब रूट के अंदर में क्या हो जाएगा 100 माइनस 36 पर रूट के अंदर आएगा, तो √अंडर 64 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ओ सॉरी, √अंडर 100 माइनस 64, तो यहाँ पर आ जाएगा √अंडर 36 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इस स्पर्श रेखा की लंबाई जो हमसे पूछा गया था, यहाँ से ले करके यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर। मेरा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 6 सेंटीमीटर। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 7 नंबर क्या कह रहा है, कविता, रजिता और हरिता की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7:9 है। तो यहाँ पर वर्तमान आयु की बात किया, तो हम लोग वर्तमान में जब जाते हैं, प्रेजेंट एज में, प्रेजेंट एज का रेशियो क्या दिया हुआ है 4:7:9, यानी कि कविता 4 है, रजिता 7 है, हरिता 9 है।
हरिता 9 है। अब हम मान लेते हैं कि सपोज कि कविता का वर्तमान आयु कविता का जो प्रेजेंट एज है वो 4x है। इसी तरह रजिता जो है, रजिता का प्रेजेंट एज हो जाएगा 7x। इसी तरह हरिता जो है, हरिता का प्रेजेंट एज हो जाएगा 9x। ठीक है। अब अगला आगे क्या बोलता है इस क्वेश्चन में, 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 56 था। यानी कि 8 वर्ष पहले की बात जब भी करेंगे तो 8 वर्ष पहले सभी का उम्र आज से 8 वर्ष कम होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, 4x कविता के एज में से 8 वर्ष घटाएंगे, रजिता में से भी 8 वर्ष घटाएंगे, इससे भी 8 वर्ष घटाएंगे। 4x - 8 प्लस 7x - 8 प्लस 9x - 8। 8 वर्ष पहले का ये उम्र हो गया तीनों का। इस आयु में क्या बोला, इस तीनों का योग जो है वो दिया हुआ हमको 56। अब हम इसको हल कर लेते हैं। 4x प्लस 7x 11x, 11x प्लस 9x तो हो जाएगा 20x, 20x प्लस यहाँ पर क्या है 8 8 8 -8 -8 -8। जब भी सेम साइन है तीनों जुटेगा और साइन आएगा यहाँ क्या, यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस का साइन नहीं होगा। तीनों सेम साइन में हो, जिस साइन में रहेगा उसी साइन में, जब सेम साइन है तो जुटेगा, और जो साइन है प्लस है तो प्लस लेकर आएगा, माइनस है तो माइनस लेकर आएगा। यहाँ पर माइनस लेकर आएगा, -24 = 56। अब हम लोग इस इक्वेशन को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। इस इक्वेशन को आगे बढ़ाने में 20x = 56, इधर मेरा 24 यहाँ पर माइनस में है तो यहाँ हो जाएगा प्लस में, 56 प्लस 24 हो गया। तब 20x = 80, x = 80/20, तो ये हो जाएगा 4। जब यहाँ पर x का वैल्यू 4 आ गया, अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है उनकी वर्तमान आयु वर्ष में ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान आयु कविता का क्या था, 4x। कविता का प्रेजेंट एज का अगर बात किया जाए क्या है 4x, यानी कि 4 × 4 = 16। उसी प्रकार रजिता का हो जाएगा 7x, 7 × 4 = 28। उसी तरह हरिता का हो जाएगा 9x, 9 × 4 = 36। अब यहाँ पर क्या है कि मेरा तीनों का आंसर आ गया 16, 28, 36। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जो 8 नंबर क्वेश्चन है। वो क्या कह रहा, पानी और शरबत के दो अलग अलग मिश्रण जिनमें पानी और शरबत का अनुपात क्रमशः 4:1, 4:1 और 3:1 है, उनको 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। अंतिम मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात क्या है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि मिश्रण दो चीज़ का होगा। यहाँ पर क्या क्या है, पानी है और शरबत है, पानी और शरबत है। सबसे पहले इसका जो रेशियो दिया होगा, तो फर्स्ट जो दिया है वो क्या दिया है 4:1। सेकंड जो दिया है वो क्या दिया है, सेकंड वाला क्या दिया है 3:1, 3:1। ठीक है, हम इस दोनों को ऐड कर लेते हैं। 4:1 क्या हो जाएगा 5, 3:1 = 4। हम जानते हैं कि आयतन जो होगा हमेशा मिश्रण के बराबर होगा। हम इस दोनों का आयतन यहाँ पर निकालें।
आयतन जब बराबर होगा तो हमको इस दोनों को अगर बराबर करना है, इसके लिए क्या करेंगे, पहला वाला मिश्रण में 4 से गुना करेंगे, दूसरा वाला में 5 से गुना करेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, गुना जब करेंगे तब क्या आएगा देख लेते हैं। सबसे पहले 4:4 होगा, 4:4 16, पानी यहाँ 16 हो जाएगा। पहला वाला की बात करेंगे हम लोग, 1:4 4 हो जाएगा, 5:4 20 हो जाएगा। दूसरा मिश्रण में जब चलेंगे 3:5 15 हो जाएगा, 1:5 5 हो जाएगा, 4:5 20 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा क्या है, 16 और 4 20, 16 और 4 20, 15 5 20। अब यहाँ पे क्या है कि मिश्रण का जो आयतन था वो मिश्रण के बराबर में आ गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों मिश्रण को 1:2 के अनुपात में मिलाते हैं। दोनों मिश्रण को जब 1:2 के अनुपात में मिलाएंगे तो पहला मिश्रण को 1 से और दूसरा मिश्रण को 2 से गुना करना होगा, क्योंकि हमको पहला मिश्रण 1 लेना है तो दूसरा मिश्रण 2 लेना है। कहने का मतलब पहला मिश्रण 1 लीटर लेते हैं, दूसरा मिश्रण 2 लीटर लेना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहला मिश्रण को 1 से गुना करते हैं, 16 गुना 1 अनुपात 4 गुना 1 बराबर 20 गुना 1। दूसरा मिश्रण में जाएंगे तो 15 गुना 2, चूँकि ये 2 लीटर लेना है, अनुपात 5 गुना 2 बराबर 20 गुना 2। अब हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, 16 4 20 सबको 1 से गुना कर दिए, पहला मिश्रण को, दूसरा मिश्रण को 2 से गुना कर दिए। तब मेरा मिश्रण बनके जो तैयार हुआ वो टोटल उसका आयतन और मिश्रण कितना है, तो 16 गुना 1 यहाँ पर हो जाएगा 16 = 4 गुना 1 4 बराबर 20 गुना 1 20। दूसरा मिश्रण जब जाएंगे तो 15 गुना 2 30 अनुपात 5 गुना 2 10 = 20 गुना 2 40। ठीक है, अब इसको अगर हम ऐड करते हैं तो क्या आता है, 30 16 हो जाएगा 46 अनुपात 10 4 14 बराबर 60। ठीक है, अब हमसे तो यहाँ पर अनुपात ही पूछा, अनुपात मेरा 46:14 आ रहा है। 46:14 को हम लोग 23:7 लिख सकते हैं। ये 23:7 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2.1/5 को किस संख्या से गुना करने पर गुणनफल के रूप में 5.2/5 प्राप्त होगा। कहने का मतलब कह रहा है कि हम 2.1/5 को कौन ऐसी संख्या से गुना करें कि उसको गुना करने पर हमको 5.2/5 प्राप्त हो। यहाँ पर गुना में किसी न किसी संख्या से गुना करेंगे तो वो संख्या हमको निकालना। यहाँ सबसे पहले एक चीज़ समझिए कि जब भी हमको अगर पूछा हमसे कि 5 को कितना से गुना करें कि ये 10 हो जाए, तो हम लोग पहले से अंडरस्टैंड होते हैं कि 5 गुना 2 करते हैं 10 होता है। अगर हमको पता नहीं है तब हम कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो गुणनफल आ रहा है ना, इस गुणनफल में जिससे एक संख्या गुना करने के लिए दे रहा है उससे भाग करते हैं। तो 10 में अगर 5 से भाग करेंगे तो ये आंसर मेरा 2 देगा, और इस 2 को यहाँ पुट करेंगे, 5 गुना 2 मेरा 10 आ जाएगा। तो वही हम यहाँ पर भी करेंगे। तो हम क्या करते हैं, जो गुणनफल आ रहा है 5.2/5, इसको भाग कर देते हैं 2.1/5 से। सबसे पहले जो मेरा पूर्णांक में भिन्न दिया हुआ इसको हम नॉर्मल भिन्न में ला लेते हैं। 5 गुना 5 25 प्लस 2 27/5 भागा 2 पंचे 10 1 11 11/5।
भिन्न का भाग बनाने के लिए हम लोग अच्छे तरीक़ा से जानते हैं कि पहली संख्या का ज्यों का त्यों लिखेंगे और इसको गुना करके अंकों को पलट देंगे, ऊपर वाले को नीचे से और नीचे वाले को ऊपर से। अब यहाँ पर क्या है, मेरा 5 और 5 कट जाएगा। अब यहाँ बच क्या जाएगा 27/11, ये मेरा आंसर होगा। 27/11 मेरे ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा तो हम लोग इसको क्या करेंगे, जिस तरह से पूर्णांक में मेरा क्वेश्चन दिया हुआ था उस तरह से हम लोग इसको तोड़ेंगे। इसको तोड़ने के लिए क्या करेंगे, 11 से इसमें भागा देंगे। 11 दूना 22, 2 पूर्णांक 5/11, ये मेरा सटीक आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी संख्या के 80% के, 75% के, 66.67% का 25% का मान 6361 है, तो उस संख्या के 40% का मान क्या होगा। कोई भी संख्या मान लेते हैं, कोई संख्या x है, x का 80%, x का 80% बोल दिया। उसके बाद क्या बोला कि उसी का जो x का 80% आएगा उसी का 75%, ना कि x का 75%। यहाँ पर इसी का करेंगे का 75%, फिर बोला का 66.67%, फिर बोला का 25%, इक्वल टू क्या दिया हुआ है 6361। यहाँ पर देखिए क्या करना है, जब भी हम लोग को 80% का बात होता है तो हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं, x गुना का के बदले आ जाएगा मेरा गुना x गुना 80% को हम लोग लिखते हैं 4/5। ये कैसे लिखते हैं कि 80% का मतलब हुआ 80/100। हम लोग इसको 20 से 4, 20 से 5, ये आ जाएगा मेरा 4/5। तो इस तरह से हम लोग 80% को 4/5 लिखेंगे और 75% को क्या लिखेंगे 3/4 गुना, इसको क्या लिखेंगे 66.67% को हम लोग लिखते हैं 2/3 गुना 25% को क्या लिखेंगे 1/4। ये मेरा कितना के बराबर है 6361। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देख लेंगे कौन कटने वाला है कौन नहीं कटने वाला। ये 4 और ये 4 कट जाएगा, ये 3 और ये 3 कट जाएगा, ये 2 ये 2 दूना 4 कट जाएगा। अब कोई कटने वाला नहीं है। अब हम ध्यान देंगे कि ऊपर में सिर्फ और सिर्फ मेरा 1 बच रहा, नीचे 5:2 10 बच रहा। तो x गुना 1/10 बराबर 6361। तो x बराबर 6361। अब यहाँ पर 1/10 यानी कि यहाँ पर 10 जो है मेरा डिवाइड में है। जब हम लोग इसको इक्वल टू में इंटरचेंज करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में आएगा, गुना करेंगे इसको 63,610। ये तो मेरा टोटल इसका जो मान है वो आ गया, टोटल वैल्यू ये आ गया 63,610। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा ना कि उस संख्या के 40% का मान ज्ञात करें। अब इसका हम लोग क्या करेंगे 40% निकालेंगे। जब हमको इसका 40% निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वैल्यू हमको पता है 63,610, इसका 40% यानी कि 40/100। 1 0 यहाँ से कैंसिल होगा, 1 0 यहाँ से कैंसिल होगा। अब इसको हम लोग 4 से गुना कर देंगे, 1 चौका 4, 6 चौका 24 का 4, बाकी 2, 3 चौका 12, 2 14 का 4, बाकी 1, 6 चौका 24 1 25। यानी कि मेरा जो 40% आएगा वो कितना होगा 25,444। मेरा एक्चुअल आंसर ये हो जाएगा। बहुत लंबा से खींच दिया, बहुत लंबा खींच दिया, कीजिएगा नहीं फिर करना पड़ेगा। मजा आया सर? मज़ा तो आया। इसीलिए काटना भी है।